हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। कानून की बात में कानूनी पेचीदगियों की तो बात करते ही हैं हम। मूल रूप से हमारा काम यह होता है कि आपको यह बताएं कि जहां आपको लगता है कि अब आपको न्याय नहीं मिल सकता है, इस वजह से कि आपके पास हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है कि आप बढ़िया वकील कर सकिए, या आपको जानकारी नहीं है कैसे क्या करना चाहिए, कोर्ट का खर्चा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इन सब चीज़ों को तो बताते ही हैं। उसके साथ साथ बताते हैं आपको संवैधानिक हक क्या मिला हुआ है। भारत का संविधान जैसे ही पलटेंगे, जिसके तहत वह संविधान, यहाँ का गीता भी है, कुरान भी है, बाइबिल है, सब कुछ उसी से यह देश चलता है। तो उसमें शुरुआत में ही यह लिखा गया है, जो उसकी प्रस्तावना है, कि हर किसी को न्याय मिले, ए टू जेड को, हर किसी को लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो लाइफ विथ डिग्निटी तब होगी जबकि आपको समानता का अधिकार मिलेगा। लाइफ विथ डिग्निटी तब होगी, गरिमा के साथ तब आप जी सकेंगे जब आपको न्याय मिल सकेगा, और न्याय मिलने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आपके लिए तमाम तरह के प्रशासनिक सेवा कर्मचारी, अधिकारी बनाए गए हैं। कर्मचारी अधिकारी के लिए ये पोस्ट नहीं बनाए गए हैं, पोस्ट बनाए गए हैं कि वो आपकी सेवा करें, आपको फैसिलिटेट करेंगे। कानूनन जो राइट आपको मिलना चाहिए वो राइट मिले। इसीलिए इस देश में मुख्य रूप से दो तरह की प्रशासनिक सेवा है, एक राज्य प्रशासनिक सेवा और एक केंद्रीय प्रशासनिक सेवा। इसके अलग अलग अंग हैं। कोई सीधे प्रशासन में है, कोई सेल टैक्स में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई जीएसटी में है, तरह तरह का, कोई फॉरेस्ट सर्विस में है, कोई पुलिस सर्विस में है। लेकिन मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवा यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर आपके साथ कहीं कोई जाति होती है, कहीं कानून टूटता है, तो वैसे में मदद देने दिलाने के लिए यह प्रशासनिक सेवा आपके लिए काम करती है, तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड रखती है। आज कानून की बात में हम बात करेंगे राज्य प्रशासनिक सेवा क्या है, कहाँ से शुरू होती है राज्य प्रशासनिक सेवा, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से लेकर विकास तक में इसकी कितनी महती भूमिका है, क्योंकि इसके बगैर कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। असल टूल यही है पूरे मशीन का, जिससे कि यह मशीन चलती है प्रशासनिक सेवा की। हमारे साथ बात करने के लिए है प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी परवेज इब्राहिम साहब। स्वागत है आपका, नमस्कार। हम इब्राहिमी साहब से आपको परिचय कराया, ये राज्य प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ये है क्या राज्य प्रशासनिक सेवा और कैसे काम करती है। थोड़ा बताएं राज्य प्रशासनिक सेवा के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जी, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर 3 पार्ट में बटा हुआ है। जिस तरह से केंद्र में प्रशासन को चलाने के लिए पूरे देश में एक प्रशासनिक से एग्जीक्यूटिव है, उसी तरह से राज्य में जो है हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, और बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर, जैसे हमारे यहाँ मुख्य सचिव से लेकर बीडीओ तक, से लेकर के बीडीओ सीओ तक, नीचे लेवल तक, बल्कि उससे भी नीचे जो है सब प्रशासनिक सेवा के तो नहीं है, लेकिन प्रशासन से कर्मचारी तो प्रशासन कर्मचारी हैं। ये जो पूरी व्यवस्था है जनता तक पहुंचने की है, कि जनता को बहुत दूर, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारियों से नहीं मिलना पड़े, अपनी छोटे छोटे कामों के लिए वो आराम से कहीं किसी पदाधिकारी से, किसी कर्मी से मिल करके अपना काम वो आराम से करा लें। इसके लिए एक पूरा प्रशासनिक ढांचा है। लॉ एंड ऑर्डर में एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करता है, साथ में उसके पुलिस विभाग के लोग भी काम करते हैं, दोनों मिल करके प्रशासन चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो,
कोई इलीगल एक्ट कोई नहीं करे। तो ये कि पूरी एक लंबी चौड़ी व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो पॉलिसी स्टेट की है वो जनता तक पहुंचाया जा सके, उनके जो कष्ट हैं उसका निवारण कराया जा सके और उनका स्थानीय लोकल स्तर पर भी करा दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो रांची आएँ या दिल्ली जाएं तब उनके कष्ट का निवारण हो। जनता की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, उसको आसानी के साथ हम देने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनको वो कष्ट, जो जिस डिग्निटी की बात आप कर रहे हैं, तो डिग्निटी का क्या मतलब है? डिग्निफाइड लाइफ तो यही ना है कि हमको जो है कोई परेशान ना करे, हम भी किसी को परेशान ना करें, हमारा जो काम है वो सुलभ ढंग से एक टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ें हो जाए। अब इसके लिए एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बहुत सारी मशीनरीज हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग में उसको बांटा गया और उनके काम के लिए भी रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस बना दिया गया कि किस विभाग को क्या काम करना और किस तरह से करना है, कहाँ उनको फाइनेंस विभाग से बात करनी है, कहाँ दूसरे विभागों से कोऑर्डिनेशन रखना है। उनकी जो पॉलिसीज़ होती है स्टेट की वो चली जाती है डीसी तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको जिस अफसर को उस इंस्ट्रक्शन को भेजना होता है वहाँ तक भेज देते हैं। ये सिस्टम पहले से चला आ रहा है, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था और ये सब कामें हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त बहुत सारे सफरिंग्स को हम ये बांध करके कि ये तो हमारा विदेशी रूल है, इसलिए हमको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो हमको मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। आज जब से हम आज़ाद हो गए हैं और पीपल की डिग्निटी को मेंटेन करना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल उनकी लाइफ अच्छी हो, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर पर हमको काम करने की ज़रूरत, जिम्मेदारी आ गई हमारी। तो हमने तो ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर। जनता में थोड़ा असंतोष है इसलिए कि उनको टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हमने उसके अलावा भी सिटीजन्स राइट बनाया, सेवा का अधिकार अधिनियम बनाया, आरटीए में जो है सूचना का अधिकार हमने उनको दिया कि आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। लोग उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन डाउन दी लाइन जिस तरह का नेक्सस बन गया है उसकी वजह से उतना सुलभ, सस्ता और आसान काम कराना उनके लिए नहीं रह गया। अब दो चीज़ है, एक चीज़ देखें आप कि आपको फैसिलिटेट करने के लिए यानी राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को गांव तक सीधे पहुंचाने, गांव के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम प्रधानी की व्यवस्था की गई कि वहां सीधे पहुंच करके उनके माध्यम से काम कराइए और वो भी आपको फीडबैक दें कि यहाँ ये चीज़ है, इसको ठीक करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है, आप बेहतर बताएंगे। तो वहाँ तक हो गया। अगर नीचे के लेवल पर देखें, जिसको कि प्रखंड और अंचल लेवल पर बोलते हैं, तो अंचल हो गया रेवेन्यू का अपना देखना और ये कह रहा हूँ ज़मीन का काम देखना, ज़मीन क्या है नहीं है, रेवेन्यू का काम देखना। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम है मूल रूप से कि विकास की जो भी पॉलिसी सरकार बनाती है, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, भाया उनके लागू होता है और अब पंचायती राज के माध्यम से लागू होता है। यहाँ से वहाँ डीसी के यहाँ से उनके यहाँ गया और उनके यहाँ से पंचायत तक गया, उसको वो देख रहे हैं कि बढ़िया से काम हो रहा है। इसके लिए पर्याप्त प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई उनको, एक लंबे समय तक साल भर की ट्रेनिंग के बाद उनको भेजा गया फील्ड में। फील्ड में भेजने के पहले भी उनको रखा गया कि भाई आप किसी बड़े अफसर के साथ रहिए ताकि आप सीख सकिए क्या करना है नहीं करना। इनकी भूमिका क्या होती, इसलिए कि जो सबसे निचली इकाई है आपकी प्रशासनिक सेवा की, जहाँ तक मेरी समझ है, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की है, जो सीधे एडमिनिस्ट्रेट करता है और डेवलपमेंट और वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। इनकी भूमिका क्या है? देखिए, डेवलपमेंट अफसर की तो भूमिका वीडियोस जैसे हैं, तो वो तो डेवलपमेंट वर्क को देखना है उनको। अभी पंचायती राज सिस्टम आ गया है तो पंचायत से बात करके जनता की आकांक्षाओं को जान करके स्कीम्स बनाना, इम्प्लीमेंट करना, आवश्यकता के हिसाब से करना, ये थ्योरेटिकल वे में हो गया। जब ज़मींदारी एवोल्यूशन हुआ तो स्टेट ही मालिक हो गया, ज़मींदार हो गया। इवन ज़मींदार भी रैयत बना दिए गए, तो वो भी एक रैयत की तरह हो गए। तो स्टेट ने जब उनके जूते पहन लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट के ऊपर आ गई। बिल्कुल। तो फिर सीओ बनाना पड़ा कि एक सीओ होगा जो ज़मींदार की तरह सारा चीज़ देखेगा कि कैसे, क्योंकि सर्वेंट सेटलमेंट तो हर बराबर होता नहीं है।
10 बरस के पीरियड में भी नहीं हो पाता है, कभी कभी बहुत सारे एरिया यहाँ तो 40 साल से रुका हुआ है, हाँ, 40 साल से रुका किसी एरिया में होता है तो किसी एरिया में नहीं होता है। फाइनल पब्लिकेशन रांची का नहीं है हाँ, अभी तक। रांची का नहीं हुआ। तो ये सारी दिक्कतों के बीच में भी तो ट्रांजैक्शन होता है। और भूमि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से विवाद बहुत खड़ा होता है। जितना ये आसान होगा विवाद पैदा करना लोगों के लिए, इंसान बेसिकली लालची होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि विवाद पैदा हो। और वो विवाद पैदा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सरदर्द, जुडिशरी के लिए भी केसेस का अंबार लग जाता है, जिसके बारे में बराबर बात जुडिशरी भी करती है कि साहब इतना ज़्यादा केसेस आ गया है कि हम इसको निपटारा नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो इंटेंशन जो गवर्नमेंट का था कि ट्रिवियल इश्यूज़ को वहीं पर हम ठीक कर लें, समाधान उसका वहीं पर लोकल स्तर पर दे दें ताकि ये सब मामले आगे ना बढ़ें, तो इसके लिए उनको बनाया गया। ये दोनों पद एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से पीलर है, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक पहुंचना भी आसान है पब्लिक के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जो है लैंड रिकॉर्ड को जो है पूरा जो कंप्यूटराइज करवाया, ऑनलाइन की व्यवस्था की। यानी जैसे जैसे समस्याएं आती जाती हैं, समस्याओं का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सरकार अपने स्तर से उसका निदान भी खोजती रहती है, लेकिन साथ में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। नहीं, इसमें एक पॉइंट पर गौर करें, अभी फिलहाल लैंड के पॉइंट पर ही गौर करें। तो जिस ढंग से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जो आपने कहा कि कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटल हो गया, ज़मीन का मामला लगभग डिजिटल हो चुका है, तो वैसी स्थिति में अंचलाधिकारी के पास ज़मीन का जो पूरा का पूरा कंप्यूटर में सामने दिख रहा है, वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखे यह व्यवस्था हो। उस ज़मीन को, जो ज़मीन बिक गई है, जिसके बहुत सारे मामले, कोर्ट सबसे ज़्यादा परेशान ज़मीन के मामले से ही है, उस ज़मीन को दोबारा तिबारा चौबारा अगर बेचा जाता है तो वो बेचने से रुके, इसलिए कि सीओ के यहाँ वो दिख रहा है कि ज़मीन मिस्टर ए के नाम से है और मिस्टर बी नहीं बेच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही वहाँ ज़मीन रजिस्ट्री ऑफिस में बिक्री होती है, 1 महीना 2 महीना जो आप टाइम लेते हैं एज ए अंचलाधिकारी, जमींदार, वहाँ के उस अंचल के जमींदार के रूप में म्यूटेशन के लिए कि भाई उसमें आपत्ति और अनापत्ति डालिए, वो तब था जब डिजिटल नहीं था उस ज़माने की बात, तो वो उसी समय उसका म्यूटेशन हो जाए, 1 महीना 2 महीने का जो भी टाइमिंग हो, ऑटो म्यूटेशन हो जाए। अभी शायद सरकार ने कुछ इस तरह की पॉलिसी की भी घोषणा की है। और वो ऑटो म्यूटेशन के बाद अगर विवाद होता है, जो आपके LRDC के यहाँ लैंड रिफॉर्म के लिए है, LRDC वो देखें या एडिशनल कलेक्टर देखें, अब बहुत ज़रूरत उसकी रह नहीं गई है, इसलिए कि बहुत सारे मामले अगर इस तरह से डिजिटल माध्यम से हम चलें तो इनके यहाँ केस की पेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो व्यवस्था सरकार ने नई पॉलिसी बनाई कि अब ऑटो म्यूटेशन होगा अगर ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, पहले के जो विवाद पड़े हुए हैं उन विवादों को छांट लिया जाए कि इस तरह के विवाद पड़े हुए हैं, उनको भी कंप्यूटर के माध्यम से पहले देख लिया जाए कहाँ किसके पास उसे सेटल किया जाए, तो कुछ हो सकता है क्या, ये संभव है क्या? देखिए, इम्प्रूवमेंट सरकार के स्तर से जो सब कामें हुआ है, इसमें म्यूटेशन कितने दिनों में करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें, कानून में कहीं कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो हम ही बनाते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि व्यवस्था चलाता कौन? आप कितनी ही अच्छी गाड़ी किसी को दे दें, हमारे जैसे बढ़िया ड्राइवर को, जिसको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती है, या जिसे इस बात का भी डर नहीं है कि वो किसको धक्का मार रहा है, कहाँ एक्सीडेंट कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा समय, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। आप कहेंगे रूल का जो है इनको जानकारी नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, जानकारी सबको रूल का है, लेकिन जैसे जैसे लैंड की कीमतें बढ़ी हैं उस पर जो है कब्ज़ा करने की भी टेंडेंसी बढ़ी है। मान लीजिए कि कोई एक फैमिली ट्री है जिसमें कि 5-7 लोग हैं, हमने किसी एक आदमी से, लैंड है कॉस्टली या कॉस्टली बन सकता है, तो हमने उनमें से 2-3 से रजिस्ट्री करा लिया, कब्ज़ा कर लिया ज़मीन को। अब बाकी लोग क्या करेंगे, उनका तो हक था उस पर, अब वो घूमते रहेंगे, कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, पहले रेवेन्यू कोर्ट जाएंगे, फिर न्यायालय जाएंगे, फिर वहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा जिसका औकात होगा, या जितनी कैपेसिटी होगी, या जिस लैंड का जितना वैल्यू होगा। या दूसरा क्या, आप क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि चलिए साहब आपने तो ले लिया ये ज़मीन,
तो लैंड जो डिस्प्यूट है वो एक्चुअली कागज के हिसाब से उतना नहीं है, वो तो आप तुरंत देख सकते हैं, खतियान पहले से फीड कर दिया गया है डेटा में, किसके नाम से जमाबंदी चल रही है, कब से चल रही है, वो सब है। उसके जो है पहले जब ऑनलाइन नहीं हुआ करता था तब ऑफलाइन रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन है। लेकिन इन कानूनों में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग और ईमानदारी, कमिटमेंट। नहीं, मॉनिटरिंग के बाद ईमानदारी आएगी। ईमानदारी और बेईमानी जो है ना बेसिकली सिचुएशन बेस्ड होता है, समझा, सिचुएशन बेस्ड है। ना कोई परफेक्टली ईमानदार होता है दुनिया में, ना कोई परफेक्टली, अब बिरले दो लोगों की बात अपवाद की हम नहीं करते। सिचुएशन बेस्ड होता है, अप्रोच बेस्ड होता है, ऑफर बेस्ड होता है, इन्फ्लुएंस बेस्ड होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से लोग जो है कभी कभी किसी का हक तलफी कर देते हैं, किसी को नाजायज़ हक दे देते हैं। एक ही चीज़ जो इन सारी योजनाओं पर लागू होती है मेरी समझ से, जिसकी वजह से स्थिति में सुधार ग्रेजुअली एक दिन में नहीं होगा, आहिस्ते आहिस्ते होगा, वो है मॉनिटरिंग। अब आप जैसे बात करते हैं, किसी भी स्कीम को ले लीजिए, म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन किसी भी अंचल में अगर एक इंस्पेक्शन हो प्रॉपरली कि कितने एप्लीकेशन आपके यहाँ आए, कितने को आपने रिजेक्ट किया, कितने को आपने एक्सेप्ट किया, जिसकी रसीद आपने कटवाया, और उसको खाली एक मॉनिटर कर लिया जाए कि इनके काम में नियमानुसार सब कुछ है या नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यास की हमको याद आ रही है जिसमें कि कैंप्स लगते थे अंग्रेजों के ज़माने में। हमारे यहाँ भी लगता था, कैंप्स लगते थे, उस कैंप्स में सब निपटारा होता था। अभी मुख्यमंत्री ने किया यहाँ झारखंड में कि वो कैंप्स लगा रहे हैं। कैंप्स में ज़मीन के मामले कितने हो रहे हैं निष्पादित मैं नहीं जानता, डेवलपमेंट के मामले ज़्यादा निष्पादित हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा बात हो रही है। ये कैंप्स जो लगता था, उस कैंप्स की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है उनके उपन्यास में। तो कहानी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक सीधा माध्यम है कि हर गांव का लोग जानता है कि ज़मीन किसकी है और कुर्सी नामा के अनुसार किसका किसका हक है। इन दोनों को मिला करके आसानी से चीज़ों को वहीं कैंप में सुलटाया जा सकता है। देखिए, ये तब मुमकिन है कैंप में अगर आप करते हैं। अब तो पंचायत है, पंचायत में कैंप लग सकता है, ब्लॉक भी बहुत दूर नहीं है किसी विलेज से, वहाँ तो ऑलरेडी ऑफिसर्स और कर्मचारी बैठते हैं। सप्ताह में एक दिन सबको जाना भी है, बैठना भी है, दिन भर पब्लिक की बातें सुननी है। लेकिन सुनेंगे आप तब ना। बिल्कुल। अगर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, आपके किसी भी एक भी आदमी का जो उस में मोती की तरह पिरे हुए लोग हैं, उसमें से कोई एक आदमी भी सुनने को तैयार नहीं है, तो सच्चाई तो सामने आएगी नहीं। दूसरी चीज़ है कि ज़मीन का इंस्टेंट बिना रिकॉर्ड और इसको देखे हुए और बिना जांचे हुए तुरंत कोई फैसले नहीं किए जा सकते। अगर ऐसा बहुत हैपजार्ड वे में और बहुत जल्दी हम फैसला करेंगे तो बहुत सारी खराबियां और दूसरी पैदा हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए मैं मानता हूं कि मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। रही बात, आप कहते हैं कि गांव के हर आदमी जानते हैं, गांव के लोग, मुखिया जी और भी जो जनप्रतिनिधि हैं या डिफरेंट पार्टीज़ के प्रतिनिधि हैं, क्या उनको पता नहीं है कि कितने लोग वृद्धा पेंशन गलत ले रहे हैं? क्या कभी उन्होंने आवाज़ उठाया कि मेरे गांव के या मेरे क्षेत्र के फलां फलां लोग गलत ले रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि इंदिरा आवास कितने लोगों ने गलत ले लिया है, जिनको नहीं लेना चाहिए था, बहुत गरीबों को नहीं मिल पाया? सब पता होता है, लेकिन आप में इतनी ईमानदारी होगी कि आप सच को सच बोल पाएंगे, तभी ना बदलाव आएगा। ये भूमि के मामले में भी आप देखेंगे कि इन लोग भी वंशावली पर दस्तखत करते हैं। पता चला कि 3 भाई अगर मजबूत हैं, गांव में रहते हैं, 2 ठो बाहर रहता है, तो वो दोनों का नाम गायब होकर के जो है वंशावली बन जाती है। दस्तखत सब लोग कर देते हैं कि हाँ ये 3 भाई हैं, ये प्रॉपर्टी के मालिक। तो ये चीज़ें कैसे होगा? एक ही चीज़ है कि हम उन पर भरोसा तो करेंगे, करते ही रहें, करना भी पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। जनप्रतिनिधियों पर भी भरोसा करेंगे हम, सरकारी सेवकों पर भी भरोसा करेंगे, लेकिन गंभीरता के साथ ये भी तो देखेंगे कि वो हमारे भरोसा के लायक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कैसे होगा? ये तो मॉनिटरिंग से होगा। कभी कभी
कहीं कोई कॉम्प्लेन आता है, कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, नौकरी से उनको निकाल भी दिया जाता है। लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस एक ही होता है कि हम इनको सज़ा देंगे तो बाकी लोगों में सुधार आ जाएगा, नज़ीर एक नज़ीर पेश होगा। समझा कि नहीं? हम सब लोग कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बर्दाश्त करेंगे ना करेंगे वो तो जितना आपके पास क्षण के मामला आया उसी में ना बिल्कुल, नहीं करेंगे और हाँ करेंगे। बिल्कुल। बाकी जगहों पर जहाँ कॉम्प्लेन नहीं आए वहाँ के कार्यकलाप को आप कैसे देखेंगे? मानी बात है कि आपको मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ईच एंड एवरी केस को मॉनिटर करें। हम कुछ केसेस को भी सैंपल मॉनिटर करके ये जान सकते हैं कि क्या कार्यकलाप चल रहा है। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग जानकारी कर लें। जैसे विकास को और रेवेन्यू को दोनों को अलग अलग हम बांट दें और उसमें प्रशासनिक हायरार्की जो है उस हायरार्की को लेकर के चले। जैसे आपके यहाँ सीओ हो गया ज़मीन के काम में, फिर एलआरडीसी हो गए, एलआरडीसी के ऊपर एडिशनल कलेक्टर हो गए, एसडीओ है, एडिशनल कलेक्टर है, यहाँ तक मामला जाए। उसके ऊपर डीसी और कमिश्नर के पास अपील जाएगी और फिर उसके बाद में आपको जहाँ जो करना है, जहाँ जाना है जाइए। उसी तरह से डेवलपमेंट में बीडीओ से शुरू होता है, ऊपर आइए तो एसडीओ भी हो गए और डीडीसी भी हो गए, डीसी भी हो गए। डीसी तो हर मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए डीसी को पूरा प्रशासनिक अधिकार है, विकास का तमाम अधिकार उन्हीं के कंट्रोल में सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट चलता है। ऊपर में जाएँ तो जैसे कहें कि स्पाइन माने प्रशासनिक सेवा का स्पाइन जो है वो मूल रूप से राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं। ऊपर में भी ये क्या नाम है आपको, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक यही लोग हैं जो मूल रूप से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इस तरह केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के लोग आते हैं, मूल रूप से डायरेक्शन देने के काम में रहते हैं। डायरेक्शन ही देना है। डीसी एसडीओ के रूप में, एसडीओ कुछ दिन के लिए, डीडीसी भी 1-2 साल के लिए, उसके बाद में डीसी बन के वो अपना चले जाना है। हम ये कह रहे हैं इस राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को और कैसे पारंगत बनाया जा सके, बेस्ट बनाया जा सके, और उनको जो मॉनिटर करने वाले हैं उनको भी जो कैंप्स के उनके सर्विस में शामिल है कि आपको कैंप्स करना है, मॉनिटर करने जाना, कोई जाता ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स में, कोई जाता नहीं है। कोई कभी कभार उदाहरण अखबारों में दिखेगा कि फलाना डीसी जो है वहाँ चले गए थे, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद गए, 5 साल बाद उस ब्लॉक का, उस अंचल का वो हो रहा है, समीक्षा हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। डीसी की जिम्मेवारी है ना, डीसी की जिम्मेवारी सिर्फ सलाम करने की नहीं है कि साहब आए, साहब को सलाम किया। देखिए, एक चीज़ जो समझने की है जी मेरे समझ से, वो ये है कि डीसीज का रोल बहुत ही वाइड है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत जो है बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरे ज़िले के हर डिपार्टमेंट का काम उनको देखना है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी नौकरी किया उस वक्त भी जो है डीसीज हमेशा बैठक करते थे। बैठक करना, किसी की गड़बड़ी पा करके उसके खिलाफ रिपोर्ट करना 1-2, ये एक नज़ीर पेश करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम ठीक करने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर ये सिस्टम ठीक करने के लिए हो पाता तो अब सिस्टम हो गया होता, ठीक हो गया होता। एक ही चीज़ है कि हम नज़र रखें कि काम हमारे क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यालय हैं उनमें कैसे हो रहा है। ऐसा कोई कुआं या ऐसा कोई तालाब नहीं हो सकता कि जिसके किसी एक साइड से पानी आप निकालिए और वो गंदा निकले, दूसरे साइड से निकालिए तो शुद्ध निकल जाए। पानी अगर तालाब गंदा है तो सब जगह से गंदा ही निकलेगा, चाहे आप उत्तर से लीजिए पानी या दक्षिण से लीजिए पानी, पूरब से लीजिए या पश्चिम से लीजिए। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना आज प्रशासन के लिए इसलिए भी बड़ी बात हो गई है कि नहीं तो पब्लिक के अंदर जो प्रेस्टीज है, उनका एक इज्जत की जगह उनको मिली हुई है, पद मिला हुआ है, कुर्सी मिली हुई है। अगर वो, कभी कहा जाता था कि स्टील फ्रेमवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस हैं, आज भी वो उनके पास शक्ति की कमी नहीं है, आज भी उनके पास हैंड्स की कमी नहीं है। हमारे राज प्रशासन के जो लोग हैं, प्रशासनिक सेवा के जो लोग हैं, उनके पास भी कहीं कोई कमी नहीं है। मॉनिटर करने वाले भी लोग हैं, स्टेजेस बना हुआ है कि सीओ का डीसीएलआर सुनेंगे अपील, उनका फला या एसडीओ देखेंगे,
एडिशनल कलेक्टर सुनेंगे मामला, या डीसी के पास जाएगा, कमिश्नर साहब के पास जाएगा। ये बना हुआ है चैनल, ये देखना है कि ये सारे चैनल्स अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, और ये किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में तो नहीं पड़ गए हैं। जैसे ही आप मॉनिटर करने लग जाएंगे इस दृष्टिकोण से, हम सजा देने के पक्ष में नहीं हैं। एक दो लोगों को नज़ीर पेश कर देने से अगर स्थिति बदल जाती तो कब की बदल गई होती। ये देखना है कि हम आपको गलती नहीं करने देंगे, हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे और ये देखेंगे कि आप अगर गलती करना भी चाह रहे हैं किसी कारण से तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समय तो हमारा खत्म हो रहा है। एक एग्जाम्पल है सीसीटीवी का कि हम आपको देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं उड़ीसा का पुरी का दे रहा हूँ, जहाँ हर वक्त घंटे 2 घंटे आधे घंटे के अंतराल पर अचानक सायरन बजाती हुई पुलिस गुजर जाती है। तो वहाँ पर कभी विधि व्यवस्था की इस तरह की समस्या नहीं आती है। लोगों को पता है कि पुलिस जो है उपलब्ध है, कहीं भी कभी भी हाजिर हो सकती है। तो जो आप नज़र रखने और मॉनिटर करने की बात करते हैं कि यह भय हो कि हम पर कोई नज़र रखे हुए है। जैसे पहले धर्म के प्रति था, विज्ञान ने धर्म को तो वो कर दिया, तो भगवान के प्रति एक भय हुआ करता था, अल्लाह के प्रति एक भय हुआ करता था। हम जो भी कर रहे हैं वो देख रहा है। विज्ञान ने कहा कि नहीं 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 वो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, वो तो सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसकी भी व्यवस्था की गई, लेकिन उसको भी अगर आप नहीं देखेंगे, सीसीटीवी को भी मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सीसीटीवी लगाना फिजूल हो गया। आपको याद होगा 90s में गुजरात मॉडल आया था या कौन मॉडल आया था, जिसमें कि हर चैम्बर जो है शीशे के बनाए गए थे। बाद में लोगों ने पर्दे लगा लिए, अब पर्दे के ऊपर स्टील का ये लगा लिया बहुत बाद में। देखिए, कार्यकलाप को किसी के देखने के लिए इतने तामझाम की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पद पर बैठ के अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, असल चीज़ वही। लोगों के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं। हम बहुत अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा के सामने, कोई ज़रूरी तो नहीं कि उसके बाद भी हम उसी तरह से बिहेव करेंगे। बिल्कुल। सीसीटीवी ये तो नहीं देख रहा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपने किसके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, किसको आपने फेवर कर दिया, ये तो सीसीटीवी नहीं देख सकता। समय हमारा चूंकि खत्म हो रहा है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। हमने आपको बताया कि राज्य प्रशासनिक सेवा क्या है, राज्य प्रशासनिक सेवा की भूमिका क्या है, और मेरी समझ से राज्य प्रशासनिक सेवा जो है राज्यों में प्रशासन की रीढ़ है, और वही मुख्य भूमिका की जो एड्रेस है वही करते हैं। आपके कोई मामले हो तो आप पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर के ऊपर डीसी के यहाँ तक जा सकते हैं, कमिश्नर भी के यहाँ भी सुनवाई हो सकती है, और नहीं तो आगे कोर्ट्स तो है ही, कोर्ट्स में मामले कम से कम जाएं, निचले के स्तर पर सुनवाई हो जाए। इसलिए राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को जनता के टैक्स से जो वेतन मिलता है, जो भत्ते मिलते हैं, उसका ख्याल रखते हुए जितना बेहतर काम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।